हेलो स्टूडेंट, पिछले सेक्शन में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तकनीक पढ़ी। किस तरह से मेंडल ने अपने सारे क्रॉस किए, संकरण प्रयोग किए, उनके क्रॉस का संकरण का तरीका क्या था। 3 स्टेप में वो हमेशा काम करते थे। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध पैतृकों का चयन किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने संकरण का कार्य किया और उसके बाद में जो संकर संततियां प्राप्त होती थी उनका स्वपरागण किया गया, ठीक है। तो ये तो एक जनरल पार्ट था। जितने उन्होंने क्रॉस किए सभी में उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से कार्य किया। अब हम आते हैं मेंडल के द्वारा किए गए क्रॉस पर। मेंडल ने उसी तकनीक का यूज किया। अब उन्होंने संख्या बदलती गई। पहली बार में उन्होंने केवल एक लक्षणों का क्रॉस किया, जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर उन्होंने 2 लक्षणों का क्रॉस किया, 3 लक्षणों का क्रॉस किया। इस तरह से वो अपने काम को बढ़ाते रहे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जो सबसे आधारभूत क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है इसे। मतलब जब एक बार में किसी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए, किसी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए, ठीक है। एक कैरेक्टर के क्रॉस, ये जेनेटिक्स के सबसे आधारभूत, सबसे फंडामेंटल क्रॉस कहे जाते हैं, ठीक है। इनसे छोटा कुछ नहीं है। मिनिमम से मिनिमम हम एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे आधारभूत क्रॉस है। मेंडल ने शुरुआत यहीं से करी और जितने भी हम आगे क्रॉस पढ़ेंगे पूरी जेनेटिक्स में, सारे क्रॉस का बेस यही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये पढ़ने में काफी आसान, लेकिन सारे बड़े क्रॉस का आधारभूत पार्ट यही है। और जितने भी हम आगे हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसमें इसका बार बार यूज होगा, तो बहुत ईजी है और अच्छे से इसको ध्यान रखें। तो एक लक्षण का क्रॉस, मेंडल ने अपने कार्य में यही एक नई शुरुआत करी। उन्होंने अपने काम को बहुत आसान और सरलता से शुरू किया। आमतौर पर उस समय के वैज्ञानिक एक लक्षणों की वंशानुगति में समय खराब नहीं करते थे और एक साथ कई लक्षण पूरे पौधे का अध्ययन होता था। लेकिन मेंडल ने इसके हट करके एक लक्षण पर ध्यान दिया और तभी वो आधारभूत रूप से समझ पाए कि वाकई में वंशानुगति में होता क्या है। जैसे उन्होंने उदाहरण की बात करें, अच्छा, मेंडल ने कुल मिलाकर 7 लक्षण लिए थे, तो कभी पूछा जाए कि मेंडल ने कितने प्रकार के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, तो 7 लक्षण थे तो 7 प्रकार के किए। और उन्होंने 7 तरह के क्रॉस किए और आप देखिए 7 प्रकार के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनको एक जैसा परिणाम प्राप्त हुआ। और इस परिणाम के उन्हें पहले से उम्मीद भी थी, अंदाजा भी था, क्योंकि मैंने बताया था कि मेंडल ने गणित का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट का पहले ही थोड़ा अनुमान लगा लिया था। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे पादप ऊंचाई का लक्षण ले लेते हैं, लंबा और बौना। मेंडल ने सबसे पहले यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उन्होंने जैसे हर क्रॉस की बात की वही शुद्ध पैरेंट से शुरू करना है, तो उन्होंने एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे ले लिए। एक पौधे से काम नहीं किया गया। मैंने कहा था आपको शुद्ध पौधे बनाए गए थे तो उनके बीज संभाल के रखे थे बहुत सारे, तो लंबे पौधे उगा दिए जो शुद्ध लंबे थे और शुद्ध बौने पौधे उगा दिए कई सारे, ठीक है। अब एक से नर युग्मक और एक से मादा युग्मक लेकर के संकरण किया जाएगा, ठीक है। मैं इस क्रॉस को कैसे लिखते हैं उस पूरे तरीके से बताऊं। तो देखिए, लंबे और बौने का क्रॉस किया गया टॉल एंड ड्वार्फ का, और यहाँ पर टॉल से नर युग्मक और इससे मादा युग्मक लेंगे। अच्छा, आजकल हम साथ साथ में जीनोटाइप भी लिख देते हैं हमारी आसानी के लिए। मेंडल हालांकि ऐसे जीनोटाइप नहीं लिखे थे, हम लिख देते हैं इसको कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल। और 2 बार टी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए, 2 बार टी इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा पौधा द्विगुणित है। और दोनों टी एक जैसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पौधा जो है समयुग्मी है। तो ये लंबा और ये बौना। अब इससे नर युग्मक लिया तो युग्मक में तो एक अलील आएगा, कैपिटल टी आ गया, इसके युग्मक मादा युग्मक में स्मॉल टी। इन दोनों के संकरण से F1 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी के बीज जब उगाए गए तो उन्हें सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा था उनकी तकनीक में तीसरी चीज क्या थी कि जो प्राप्त F1 है उनके बीज को इकट्ठा करके एस दोबारा उगा दिया, संकर संततियों का स्वपरागण। तो इन्होंने क्या किया, इसके बीज लिए और फिर उगा दिया। इस बार कोई संकरण नहीं किया गया, इसको यूं का यूं उगा दिया, ठीक है। तो ये जू का जो उगेगा तो ये तो अपने प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण करेगा, इसका पुष्प तो बंद होता है, तो अब इसमें स्वपरागण होगा। और इस F1 पौधे के पुष्प में नर युग्मक भी बनेंगे, मादा युग्मक भी बनेंगे, ठीक है। तो नर युग्मक मादा युग्मक बने। और यहाँ पर आप देखिए कैपिटल टी, अब यहाँ क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 प्रकार के गेमेट नर युग्मक बनेंगे और 2 ही प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। अब ये एक ही पुष्प में
क्योंकि हमने केवल उसको उगाया, स्वपरागण कर रहे हैं। अब एक ही पुष्प में नर युग्मक मादा युग्मक, कोई सा भी नर युग्मक किसी भी मादा युग्मक से संलयन कर सकता है। तो हम यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी लेंगे कि मान लीजिए ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से संलयन करता है, तो जाइगोट क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका और इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, इन गैमेट्स के आपस के संलयन से हमें यहाँ पर आप देखिए ये 4 अलग अलग जाइगोटिक संगठन प्राप्त हुए। इनको हम क्या कहेंगे, ये F2 पीढ़ी के जाइगोट है, संततियां हैं, ये F2 पीढ़ी कहलाएगी। इनको, इनके बीज को जब उगाया गया तो अगले जो पौधे आए वो F2 पीढ़ी कहलाए, और उनमें हमें मालूम चला कि ये तो लंबा था, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और ये बोना प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को 2 पीढ़ियों तक किया है, संकरण की पहली पीढ़ी और फिर दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी तो क्रॉस करके प्राप्त होती है, और पहली से फिर दूसरी पीढ़ी हम केवल स्वपरागण से प्राप्त करते हैं। ये मेंडल का अपना एक तरीका था। शुद्ध पैतृक लिए गए, शुद्ध पैतृकों का संकरण किया गया, प्राप्त F1 हाइब्रिड संतति का स्वपरागण करके F2 प्राप्त किया गया। ठीक है, जहां उन्होंने F1 में देखा कि सारे पौधे संततियां लंबी थी, लेकिन F1 में, F2 में उन्हें अंदाजा था कि हमें लंबे के साथ कुछ बोने भी मिलेंगे, और वो बोने आए भी सी। देखिए, इस F2 पीढ़ी के इस पूरे कार्य को, ये जो तरीका है हमने गैमेट बना के और ये एरो करके लिखा, इसको एरो मेथड कहते हैं। हम इसकी बजाय गणितीय तरीका और लगा सकते हैं, जिसको हम पोनेट वर्ग या चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं। ये मेंडल ने नहीं दिया था, ये बाद में विकसित किया गया गणितीय तरीका है, चेकर बोर्ड विधि या पोनेट स्क्वायर विधि। रेगिनाल्ड सी पोनेट एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, इन्होंने ये तरीका विकसित किया था कि हम कितने संभव संगठन बनेंगे वो हम निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बेस पर आता है। इसमें एक वर्ग बनाया जाता है, और जितने हमारे पास गेमिट है उसी का आकार लेंगे। अब जैसे 2 गेमिट है तो 2x2 का एक वर्ग बनाएंगे। इसमें एक तरफ नर युग्मक, एक तरफ मादा युग्मक लिखते हैं। ये भी फिक्स होता है कि नर युग्मक हमेशा ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे और मादा युग्मक हमेशा इस साइड में लिखे जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ये वर्टिकल होंगे। ठीक है, और जितने गेमिट बनते हैं उतने ही लिखने, ध्यान रखना। ठीक है, अननेसेसरी एक ही प्रकार के गेमिट को बार बार नहीं लिखना। आप देखिए, इस पूरे क्रॉस में हमने क्या किया है। अब क्रॉस का एक आधारभूत चीज ध्यान रख लेना, इससे क्या होता है, आपको परिणाम निकालना आसान रहेगा। क्रॉस में जब हम युग्मक बनाते हैं तो युग्मकों के प्रकार लिखते हैं, समझे ना। जैसे यहाँ एक गेमिट बना, एक लिखा, इसका मतलब एक ही गेमिट थोड़ी बना है, एक प्रकार का बना है। गेमिट की संख्या तो कई होगी, प्रकार एक है। ये 2 प्रकार के गेमिट, ठीक है, सैकड़ों बनेंगे गेमिट, लेकिन ये प्रकार 2 ही रहेंगे। तो हम यहाँ भी दो प्रकार ही लिखे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के ये 2 प्रकार, ये 2। ऐसा नहीं कि कैपिटल टी 2 बार लिख दिया, स्मॉल टी 2 बार, कोई फायदा नहीं। बेकार में एक ही को बार बार नहीं लिखना है। नर युग्मक लिख रहे हो, प्रकार लिखिए, मादा युग्मक भी प्रकार, 2 प्रकार के बने। फिर आप देखिए, इधर से उधर से मिलाकर खाली कॉम्बिनेशन बनाना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, और इनको जब उगाया गया तो ये 3 पौधे लंबे और ये एक पौधा बोना आया। जो परिणाम इधर आया वही F2 पीढ़ी का परिणाम वैसे भी ला सकते। ये तो क्रॉस को लिखने का एक तरीका, ये गणितीय तरीका, इसको चेकर बोर्ड विधि कहते हैं। ये आसान तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब तक गेमिट कम रहेंगे, 2 गेमिट है, 1 गेमिट है, तो आप एरो बना के बना लो। लेकिन जब ज्यादा गेमिट, बड़े क्रॉस होंगे तो फिर वही करना पड़ेगा। तो इसमें नर युग्मक ऊपर की तरफ, ठीक है, और क्षैतिज रूप से, और मादा युग्मक ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रखे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्रॉस को लिखा जाता है। क्रॉस को एक सामान्य, इवन कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी बिल्कुल बाकायदा इसी तरह से बना के लिखना होता है। ठीक है, तो ये एक परिणाम दिखा। अब हम मेंडल के इन क्रॉस के परिणामों को पीढ़ी के आधार पर रिजल्ट लिखते हैं कि पहली पीढ़ी का क्या परिणाम रहा, दूसरी का क्या रहा। परिणाम में मुख्य रूप से 2 अनुपात निकाले जाते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। हम F1 पीढ़ी से ही शुरू करते हैं। आपसे पूछा जाए F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप आए और कितने प्रकार के जीन प्रारूप आए, तो फिनोटाइप कितने प्रकार के आए F1 में, तो या तो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, लंबे, एक ही प्रकार का फिनोटाइप है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बनाएंगे, जब सारे ही पौधे लंबे हैं, एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप है, तो कोई अनुपात नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, अनुपात के लिए कम से कम 2 चाहिए, तुलना करोगे ना। तो F1 पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो कुछ नहीं बनता, सारे लंबे। कितने प्रकार के जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही प्रकार का है, तो यहाँ भी कोई रेशियो नहीं बने। आप देखिए, इसीलिए जब मेंडल के क्रॉस को हम लिखते हैं तो कभी भी हम F1 पीढ़ी का कोई अनुपात नहीं लिख पाते हैं। F1 पीढ़ी में अनुपात बनता भी नहीं।
एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप, एक ही प्रकार का जीन प्रारूप, याद रखिए। फिर F1 सम F2 में आए, स्वपरागण से बनाएंगे। F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप। तो आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए 3 लंबे और 1 बौना। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो 3 लंबे और 1 बौना, ठीक है, 3 लंबे और 1 बौना, 3:1 आ रहा है। हम इन चीजों को, अब यहाँ अनुपात बनेगा, हम इनका अनुपात परिणाम में लिख भी सकते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात को ध्यान रखिएगा, बेसिक रेशियो और मेंडेलियन रेशियो भी बोलते हैं। और यहाँ 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप बने, ठीक है। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ रेशियो आएगा ये 3:1, ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटिपिक रेशियो, इसको रियल रेशियो भी बोला जाता है। और आप देखिए 3 प्रकार के जीनोटाइप बने कि नहीं बने। इधर अगर हम देखें तो 3 प्रकार के, ये एक प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और एक स्मॉल टी है। तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं, 3 प्रकार, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, और ये बनेंगे 1:2:1, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में उन्हें जो परिणाम मिले, लक्षण प्रारूप दृष्टि से 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप मिले और 3:1 के रेशियो में मिले हैं। जीन प्रारूप 3 प्रकार के मिले हैं, 1:2:1। तो 3:1 और 1:1 ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है। इसी परिणाम को हम 2 और तरीके से लिख सकते हैं, प्रायिकता के रूप में लिख सकते हैं, प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने लंबे पौधे प्राप्त हुए, ये प्रश्न आता है। और इसमें कई बार लोग गलत आंसर देते हैं। कितने लंबे पौधे प्राप्त हुए, लोग कहते हैं 3 प्राप्त हुए। 3 अगर बोला तो सरासर गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 पौधे नहीं थे, या क्या कुल 4 पौधे थोड़ी हो गए जो कह रहे हैं 3 लंबे 1 बौना। अपने दिमाग को सही रखिए, 4 पौधे नहीं है। हमने जब कहा था कि जब उन्होंने क्रॉस किया तो कई सारे लंबे और कई सारे बौने पौधे उगाए थे। ये यहाँ हम गणितीय रूप से युग्मकों के प्रकार से बनाया है, इसलिए 4 ही आ रहे हैं, अन्यथा पौधे तो बहुत सारे उगे। बहुत सारे F1 पीढ़ी थी, फिर उनको उगाया तो फिर F2 पीढ़ी और ज्यादा थी, करीब भाई 1000 से ज्यादा पौधे थे F2 पीढ़ी में, 1100-1200 के आसपास, जिसमें से 700-800 करीब लंबे आए, बाकी बौने आए। तो ये ध्यान रखना, ये 3:1 का जो रेशियो है, ये तो हम युग्मकों के प्रकार से गणितीय रूप से बना रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट रेशियो आ रहा है 3:1। प्रकृति में कभी भी 3:1 एग्जैक्ट नहीं आएगा, आसपास ही आएगा। और इसीलिए जब हमसे पूछा जाए कितने लंबे पौधे हैं तो हम 3 नहीं कहें। आप इस परिणाम को प्रतिशत में निकाल लो, प्रायिकता में निकाल लो। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, जैसे ये 2 प्रकार की गेमिट बने तो एक गेमिट के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता हुई। अगर मैं इसकी प्रायिकता लिखूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इस वाले गेमिट की 1/2 और इसकी भी 1/2, ठीक है। इधर भी गेमिट की प्रायिकता है 1/2, 50% इसके आने की संभावना, 50% इसकी प्रायिकता। तो गणित का ये प्रायिकता का टॉपिक जेनेटिक्स में साथ साथ चलेगा। प्रायिकता का मतलब किसी काम के होने की, कार्य करने की संभावना। तो इस युग्मक में मिलने की संभावना और इसकी मिलने की संभावना आधी आधी है, ठीक है। हम यहीं पर इनकी प्रायिकता भी साथ लिख लें। अगर मैं इनकी प्रायिकता भी साथ लिख लूं कि इसकी भी प्रायिकता 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी 1/2 और इसकी भी 1/2, तो इनको जब हम साथ लिखेंगे तो प्रायिकता भी गुणा हो जाएगी, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 हो गई। तो अब अगर हम अपना परिणाम लिखेंगे तो रिजल्ट टॉल 3 है। ये तो रेशियो है, रेशियो वास्तविक संख्या नहीं होती। और अब इसकी प्रायिकता 3/4 और इसकी 1/4 लिखी जाएगी। कितने समयुग्मी प्राप्त हुए, 1/4, विषम युग्मी 2/4 और समयुग्मी अप्रभावी 1/4। इसी चीज को आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। 3/4 मतलब कितना प्रतिशत हुआ, 75%, और ये कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। समयुग्मी प्रभावी ये कितना 25%, विषम युग्मी 50% और ये 25%, ठीक है। अब आप देखो इस रिजल्ट को 3 तरह से दिया गया, अनुपात के रूप में, प्रायिकता के रूप में 3/4, 1/4 और प्रतिशत के रूप में 75%, 25%। हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं। अब हमसे पूछा गया था कितने लंबे पौधे प्राप्त हुए, 3 नहीं कहें, 75% पौधे लंबे आए, 25% बौने आए। 3/4, 1/4 बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात।
तो इस तरह से बेसिकली इनका रिजल्ट निकाला जाएगा, कितने लंबे कितने बोने। क्लियर? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके परिणाम। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन तो और भी कई सारे आते हैं। मेंडल के इस F2PD में, ठीक है, समयुग्मी और विषमयुग्मी का क्या अनुपात आया, तो क्या बताओगे इसमें समयुग्मी पौधों और विषमयुग्मी पौधों का क्या अनुपात आया। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि समयुग्मी विषमयुग्मी शब्द हमेशा जीनोटाइप के लिए काम आते हैं, तो अपन अपने को जीनोटाइप में आंसर मिलेगा। जब भी समयुग्मी विषमयुग्मी पूछ रहा मतलब जीनोटाइप। तो यहाँ समयुग्मी कौन है, देखो ये समयुग्मी और ये समयुग्मी और ये विषमयुग्मी। तो समयुग्मी दोनों प्रकार के, प्रभावी अप्रभावी कुछ नहीं बोला, केवल समयुग्मी बोला, तो ये भी लेंगे ये भी लेंगे। और ये विषमयुग्मी, तो समयुग्मी विषमयुग्मी का रेशो क्या आया, 2:2, यानी कि 1:1। ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि मेंडल की इस F2PD में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे का क्या अनुपात है, ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। तो शुद्ध लंबे ये 1, शुद्ध बोना 1, ये भी 1:1। शुद्ध लंबे शुद्ध बोने का अनुपात 1:1। समयुग्मी विषमयुग्मी का अनुपात 1:1। प्रभावी अप्रभावी का अनुपात कितना आया, तो जैसे प्रभावी अप्रभावी पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना, जैसे समयुग्मी विषमयुग्मी के लिए हमेशा जीनोटाइप में पता चलेगा, प्रभावी अप्रभावी का पता फिनोटाइप में चलता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रभावी देखिए, लंबा प्रभावी बोना अप्रभावी, तो प्रभावी अप्रभावी का क्या रेशो आया, 3:1। मतलब इस चीज को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। बाकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत आसान है, सीधे साधा क्रॉस है, और एटलीस्ट 2 पीढ़ी तक बताना, F2 तक का रेशो। मेंडल को अपने इस परिणाम का पहले से अंदाजा था। बस ये चीज ध्यान रखना कि जो रेशो आते हैं ये एग्जैक्ट नहीं होते, ये तो हम गणितीय रूप से जब चेकरबोर्ड बनाएंगे तो एग्जैक्ट है, प्रकृति में इतने एग्जैक्ट नहीं आते। मेंडल को भी एग्जैक्ट 3:1 नहीं मिला, 2.9 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है। मान लो आप 100 पौधे उगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 75 लंबे और 25 बोने ही आए। प्रकृति में जब आप 100 बीज डालेंगे तो पहली बार तो 100 पौधे होंगे, वही जरूरी नहीं। तो नुकसान होता है, लॉस होती है, इसलिए एग्जैक्ट रेशो नहीं आते। फिर जितने पौधे उगे उनमें से मान लीजिए जो लंबे और बोने हैं, अब कुछ पौधों में रोग लग गया, वो मर गए, कुछ पौधों को गाय खा गई, ये सब नुकसान होते हैं। तो आप जब गिनोगे उनको परिपक्वता पर, जब लंबे बोने तो 75 लंबे 25 बोने नहीं मिलेंगे, उनसे कम मिलेंगे। तो भी हम औसत आधार पर लमसम मान लेते हैं कि 3:1 का रेशियो आया, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकली जब लैब में या फील्ड में काम करता है तो एग्जैक्ट 3:1 नहीं आता, बट मान लिया जाता है। ठीक है। मेंडल को अपने इस परिणाम का पहले से अंदाजा भी था कि मुझे कुछ ऐसा ही रेशियो मिलना चाहिए। ठीक है। उनको ये आइडिया कैसे था, क्या था, आप देखिए, उन्होंने गणित का एक छोटा सा फार्मूला काम में लिया। मैथमेटिक्स का एक फार्मूला आप लोगों ने भी सुना होगा, a+b² जानते हैं। ठीक है। इसको लिखा जाता है a² + 2ab + b²। ये एक सामान्य सा मैथमेटिक्स का फार्मूला है। मेंडल ने किस तरह से मैथमेटिक्स यूज करी वो देखिए। अब इसमें गणित के हिसाब से a और b 2 वेरिएबल इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से a और b 2 इकाइयां, इसी तरह से एक लक्षण में लंबापन और बोनापन भी उसकी 2 भाग हो गए। तो हम a और b की जगह लंबा और बोनों को प्रतिस्थापित कर लें, कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल T और स्मॉल t स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर मतलब इनका संकरण, ठीक है, इनका क्रॉस। अब इससे क्या परिणाम आएगा, तो t² + 2tt एवं स्मॉल t², ये तो आएगा। ठीक है। मतलब आप देखो इसके अंदर क्या मिला, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में कैपिटल T है तो ये लंबे आएंगे, 3 लंबे और ये 1 बोना आएगा। तो वही 1:1 का रेशियो या 3:1 का रेशियो आ रहा है। इस रिजल्ट को बिना पौधे उगाए मैथमेटिकल फार्मूले से भी निकाल लिया गया। ये काम उन्होंने पहले किया। पहले उन्होंने गणित के इस फॉर्मूले से अंदाजा लगाया कि 3:1 आना चाहिए। फिर उन्होंने ये संकरण शुरू किया, क्रॉस करवाया, F1 F2 पीढ़ी के बाद जब उन्होंने पौधे गिने तो करीब करीब उतना ही 3:1 आया भी सही। ये मेंडल के काम की खासियत थी कि मेंडल ने अपने समस्त क्रॉस के परिणाम को गणितीय आधार पर भी साबित किया। इनफैक्ट गणितीय आधार पर पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया गया। इसीलिए मेंडल के काम की वैधता ज्यादा थी। तो ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक तरीका है। अपने को इस क्रॉस को ढंग से समझना है, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है। क्रॉस को लिखने का अपना एक तरीका होता है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। अच्छा, आप चाहें तो यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर एक और चीज समझ सकते हैं। मैंने आपको जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था अंतःप्रजनन, बहिर्प्रजनन।
ये भी बताया गया था कि अंतःप्रजनन इन ब्रीडिंग जब वो ज्यादा होती है तो संततियां जो है समयुग्मी ज्यादा आती है और ये हानिकारक होता है। और जब बहिर्प्रजनन होता है आउट ब्रीडिंग तो संततियां जो होती है वो संकर हाइब्रिड बनती है और वो अच्छी संततियां होती है। अब इन ब्रीडिंग से समयुग्मता कैसे बढ़ती है वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हो। अगर एक बार फिर से देखें क्रॉस की शुरुआत पैतृक, पी मतलब पेरेंट होता है, ये हमारे पैतृक पौधे हैं, ठीक है। पैतृक पौधों को जरा पैतृक पीढ़ी में देखिए कोई समयुग्मी विषमयुग्मी क्या है, तो पैतृक पौधों में पूछा जाए कितने प्रतिशत समयुग्मता और कितने प्रतिशत विषमयुग्मता, तो समयुग्मता कितने प्रतिशत, 100%, सारे पौधे समयुग्मी, और विषमयुग्मता कितनी, 0%। समझ गए। फिर इनका हमने संकरण किया, संकरण वही परपरागण, कृत्रिम परपरागण कराया, संकरण कराया, तो बना F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में देखो जरा कितने प्रतिशत समयुग्मता और कितने प्रतिशत विषमयुग्मता, तो जहां पैतृक पीढ़ी में सारे 100% समयुग्मता थी, 100% होमोजाइगोसिटी थी और 0% हेट्रोजाइगोसिटी थी, F1 पीढ़ी में आए तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब यह सारी की सारी F1 संततियां विषमयुग्मी हो गई, 100% हेट्रोजाइगस, 0% होमोजाइगस हो गई। समझ में आ गई बात। इसका ठीक उल्टा हो गया। और ये देखो हेट्रो, यहां पर ने क्या किया था, परपरागण क्रॉस किया, आउटब्रीडिंग करी, आउटब्रीडिंग करी तो विषमयुग्मी आए कि नहीं आए, आगे। फिर हमने इस F1 से F2 उत्पन्न की, F1 से F2 में क्या किया गया, स्वपरागण, स्वपरागण अर्थात इनब्रीडिंग, ठीक है। अब आप देखिए एक पीढ़ी की इनब्रीडिंग का प्रभाव कि F1 में जहां 100% विषमयुग्मी है, 0% समयुग्मी है, जब इसका स्वपरागण करके F2 पीढ़ी बनाई तो अब देखिए विषमयुग्मी कितने रह गए, यहाँ तो 100% थे, ये एक पौधा नहीं, ध्यान रखना बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या रहे, समयुग्मी विषमयुग्मी कितने रह गए, तो इन 4 में आप देखो विषमयुग्मी 2 ही, 50%, और जो समयुग्मी यहाँ 0 थे यहाँ 50% आ गए। समयुग्मी में समयुग्मी प्रभावी, समयुग्मी विषम अप्रभावी दोनों आएंगे। तो विषमयुग्मता एक पीढ़ी के स्वपरागण में आधी हो गई, 100% से 50%। समयुग्मता आ गई देखो 0% से 50%, ये F2 है। अगर आप इन 4 का अपना अपना अलग अलग स्वपरागण कराएं F2 का, तो इनके स्वपरागण से अगली पीढ़ी क्या आएगी, F3। और अगर F2 में ये 50% विषमयुग्मता है तो गारंटी से F3 में और आधी हो जाएगी 25%, और जो समयुग्मता यहाँ 50% है, 0 से 50 हुई, F3 में जाके 75 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 25% विषमयुग्मता है तो 75% समयुग्मता है। हर पीढ़ी में जब जब भी आप स्वपरागण इन ब्रीडिंग कराएंगे, हर बार विषमयुग्मता पहले से आधी हो जाएगी, ठीक है, या 100% विषमयुग्मता या 50 हो गई और आगे जाओगे आधी होती जाएगी, और उसी अनुपात में समयुग्मता बढ़ती जाएगी, विषमयुग्मता आधी होती है, ठीक है। इन एवरी जनरेशन ऑफ इन ब्रीडिंग हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस टू हाफ, प्रत्येक पीढ़ी की अंतःप्रजनन से विषमयुग्मता आधी होती जाती है। तो यहाँ आप देखिए समयुग्मता बढ़ रही है, विषमयुग्मता आधी हो रही, तो समयुग्मता बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो जो संततियां बनती हैं उन कुल संततियों में समयुग्मी संततियों की मात्रा बढ़ती जाएगी। यही इन ब्रीडिंग का इफेक्ट है जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया। अब आपसे क्योंकि हर बार आधी होती जा रही, कोई ये पूछे कि चौथी पीढ़ी F4 पे क्या होगा, F5 पे क्या होगा, तो निकाल सकते हैं। हम इसकी एक टेबल बना सकते थे कि और आसानी से आप इसको समझ सकते। देखिए पीढ़ियां लिखी है मैंने, पैतृक पीढ़ी, फिर F1, F2, F3, F4, इस तरह से। पेरेंट से F1 तो हमने कृत्रिम परपरागण किया, इससे आएगी। फिर लेकिन F1 से F2, F2 से F3, F3 से F4, ये सब किससे आएंगी, स्वपरागण। इनको बार बार ग्रो करेंगे स्वपरागण। मेंडल ने यही किया था, F1 के बाद उसको फिर उगा दिया, F2 फिर उगा दिया, F3, तो ये स्वपरागण ही चलता है। अब देखिए हेट्रोजाइगोसिटी, पैतृक पहलुओं में तो विषमयुग्मता 0 थी क्योंकि हमने समयुग्मी पेरेंट लिए थे, 100% थी समयुग्मता। फिर F1 पीढ़ी में क्या हो गया, 100% हेट्रोजाइगोसिटी हो गई, होमोजाइगोसिटी 0% हो गई। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस तरह से F2, F3, F4 में भी देखें। इससे आगे चले, F1 से F2 में क्या हुआ कि ये 100% थी, यहाँ कितनी रह गई, ये 50%, और समयुग्मता बढ़ के हो गई 0 से 50%, ठीक है। F1 से F2 मैंने अभी चेकर बोर्ड में बताया था, F1 से F2 में 100% से 50% विषमयुग्मता आधी हो गई, ये बढ़ेगी। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं F3 में, F3 में ये 25% रह जाएगी, ये बढ़ के 75% हो जाएगी। F4 में ये 12.5% ही रह जाएगी, तो ये 87.5% हो जाएगी। तो इस तरह से आप लगातार देखेंगे, जैसे जैसे आप स्वपरागण कराते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो लगातार ये विषमयुग्मता आधी होती जाएगी और समयुग्मता बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप अंतर प्रजनन बहिर् प्रजनन का इफेक्ट देख सकते हो। अंतर प्रजनन से समयुग्मी संततियां ज्यादा बनेगी, समयुग्मिता बढ़ती है, वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो खैर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की विभिन्न चीजें थी, किस प्रकार से क्रॉस किया गया, क्या परिणाम आया, क्या रेशियो आए, सब कुछ। ठीक है, अब मेंडल का जैसा काम का तरीका था, उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए और 7 लक्षण थे, 7 के किए। 7 में इसी तरह से 3:1 आया। अब मेंडल अपने इस परिणाम को लेकर बैठते हैं और इस पर जरा विश्लेषण करते हैं कि मुझे क्या निष्कर्ष मिला। मेंडल ने अपने हर क्रॉस के बाद निष्कर्ष दिए। मेंडल के इन्हीं निष्कर्षों को बाद में कोरेंस ने नियमों में बदला और आज हम वंशानुगति के नियम कहते हैं। वैसे तो मेंडल के 4 बड़े निष्कर्ष हैं जो उन्होंने अपने क्रॉस से निकाले, 4 बड़े निष्कर्ष। अच्छा, मेंडल के निष्कर्षों को अंग्रेजी में पोस्टुलेट भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, नियम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जितने निष्कर्ष हैं उतने ही सिद्धांत माने जाते हैं। उन्हीं को, और सिद्धांत को ही प्रिंसिपल कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। ये सब एक ही चीज है, निष्कर्ष, सिद्धांत, प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, एक ही बात है, बस नियम अलग है। नियम, किसी भी सिद्धांत को नियम तब कहेंगे जब वो सार्वत्रिक रूप से लागू हो, इसलिए हर सिद्धांत नियम नहीं बनता। मेंडल के नियम कम है, सिद्धांत ज्यादा है। जितने निष्कर्ष उतने सिद्धांत। मेंडल ने 4 बड़े निष्कर्ष दिए थे तो 4 ही सिद्धांत, बट नियम केवल 2 ही बन पाए। ये सब बताऊंगा अभी आगे। और उन 4 निष्कर्षों में से भी मोनोहाइब्रिड में सबसे ज्यादा निष्कर्ष मिले 3। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 निष्कर्ष आए और 1 निष्कर्ष आगे डाईहाइब्रिड में आएगा। तो मोनोहाइब्रिड के निष्कर्ष में 3 निष्कर्ष अर्थात 3 सिद्धांत, 3 पोस्टुलेट, 3 प्रिंसिपल है। इनमें से नियम एक ही है। लेकिन अब देखिए कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष के लिए पहले हम जरा मेंडल के ही तरीके से जरा हम इस पर फिर से गौर करें। ये जो हम क्रॉस लिखते हैं तो हम जीनोटाइप हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं, टी जो भी है। मेंडल ने तो कोई जीनोटाइप थोड़ी लिखा था। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने तो अपने क्रॉस को कैसे देखा कि मैंने एक शुद्ध लंबे का क्रॉस शुद्ध बोने से किया तो मुझे F1 में सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि भी बोना कहाँ गया, जबकि एक युग्मक तो बोने से लाए थे, तो बोने का तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा। अब ये जानने के लिए कि क्या बोने का कोई इफेक्ट है भी या नहीं है, ये कहाँ गया, उन्होंने इस F1 पीढ़ी के पौधे के बीज को दोबारा उगा दिया। जो का तो दोबारा उगा दिया तो पौधे ने प्राकृतिक रूप से स्वपरागण किया। अगली पीढ़ी जो आई वो क्या कहलाई, F2। मेंडल को भी इस बात का अंदाजा था और उनके गणितीय फार्मूले में भी ये चीज आ रही थी कि भले F1 में मुझे बोने नहीं दिखे लेकिन मुझे F2 में दिखने चाहिए। और उन्हें F2 में 25% पौधे कैसे प्राप्त हुए, बोने। ठीक है, 75% लंबे, 25% बोने। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। आप देखो मेंडल के तरीके से सोच रहे हैं। मेंडल ने क्या देखा कि जब हमने 2 पेरेंट लिए, उनमें से एक पेरेंट हमने बोना रखा, तो जब पेरेंट में एक बोना था और एक लंबा था तब तो कोई बोनी संतति नहीं है, सारे लंबे आए। और जब इनकी संततियां बनाई F2 तो अब ये पेरेंट हो गए ना, इनके लिए तो यही पेरेंट हुए। तो अब इनकी संततियों में ये तो सारे लंबे है ना, यहाँ तो सारे लंबे, इनमें से क्या निकल के आया, बोना। मतलब जब हम पेरेंट में एक पेरेंट बोना ले रहे हैं तब तो कोई बोना नहीं आया संततियों में, और जब इनकी आगे संततियां बनाई तो ये तो अब बोने है ही नहीं, सारे लंबे। तब इनमें से क्या बना, बोना। और अगर ये लंबे होते हुए अगर बोना उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास F1 के पास बोनेपन का कुछ अंश मौजूद है। समझ में आई बात। और अब मेंडल को भी रियलाइज हुआ कि जो मुझे पहले देखने में लग रहा था कि बोने का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, गलत। बोने ने भी इसको कुछ तो दिया, लंबे ने तो दिया ही दिया, बोने पौधे ने भी कुछ तो दिया है। ठीक है, और ये यहां नहीं दिखा लेकिन उसकी अगली पीढ़ी F2 में नजर आया। अर्थात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दोनों पेरेंट अपनी संततियों को कुछ तो स्थानांतरित करते हैं, जो भले संतति में दिखे न दिखे लेकिन दोनों तरफ से आती है, जो आगे जाके दिख सकती है अगली पीढ़ियों में। अब इस कुछ का नाम वो पहले तो समझ पाइए कुछ क्या है, उनका कोई तो इकाई है, कुछ तो है। बाद में उन्होंने इस कुछ का नाम कर दिया कारक, कि दोनों पेरेंट लक्षणों के कारक अपनी संततियों को देते हैं। और चूंकि संतति दोनों पेरेंट से कारक प्राप्त करती है तो संतति के पास एक जोड़ी कारक होंगे। ठीक है, और क्योंकि पेरेंट भी तो किसी की संतति रहे होंगे ना, तो उनको भी अपने पेरेंट से तो एक कारक मिला होगा, लेकिन इनके पास में भी 2 कारक हैं। ठीक है, ये भी तो किसी की संतति, तो दोनों पेरेंट से एक कारक मिला होगा, तो इनके पास कितने कारक हो गए, 2। और पेरेंट के पास भी 2-2 कारक थे लेकिन उन्होंने अपनी संतति को एक ही दिया।
आप देखिए मेंडल मियोसिस नहीं जानते थे, दुनिया में खोज ही नहीं हुई थी उस टाइम, लेकिन मेंडल जिस तरह से सोच रहे हैं वो मियोसिस ही है कि पेरेंट के पास एक जोड़ी कारक है, उनमें से उसने अपनी संतति को एक ही दिया, और एक पेरेंट ने एक दिया, दूसरे पेरेंट ने भी एक दिया, तो संतति के पास भी जोड़ा हो गया। ठीक है, ये बात उस समय लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि मियोसिस किसी को पता नहीं था। मियोसिस की खोज के बाद ये काम आसानी से समझ में आया कि हमें जोड़े होंगे और उसमें से आधे ही जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला निष्कर्ष निकाला, जोड़ी कारकों का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जीवों में लक्षणों के निर्धारण के लिए एक निर्विविक्त एक स्थायी इकाई होती है। उस इकाई का नाम उन्होंने कारक कहा, जिसको आज हम जीन कहते हैं। और चूंकि हर संतति दो पेरेंट्स के संयोजन से बनती है, तो दोनों से अगर कारक आएंगे तो जोड़ी कारक बनेंगे। इस तरह से हमें पहला निष्कर्ष, पहला सिद्धांत प्राप्त होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने 3 प्रमुख निष्कर्ष निकाले। उनमें से पहला है पोस्टुलेट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, या हिंदी में कहेंगे जोड़ी कारकों का सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको जो बताया कि सजीवों में प्रत्येक लक्षण एक विविक्त इकाई द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, और इस इकाई को कारक फैक्टर कहते हैं, जिसे आज हम जीन कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक जीव में लक्षण के एक जोड़ी कारक उपस्थित होंगे, कारक भी जोड़े में होंगे, जिसमें से एक उसे अपने नर पैतृक और दूसरे मादा पैतृक से प्राप्त होंगे। तो ये मेंडल का पहला निष्कर्ष जो मिला, और अपने पहले निष्कर्ष में उन्होंने कारकों की उपस्थिति के बारे में बात की। मेंडल के यही कारक आगे चलकर जीन कहलाए। हालांकि उस समय मेंडल कारकों की उपस्थिति का सीधा कोई प्रमाण नहीं दे पाए, बट जिस तरह से उन्होंने अंदाजा लगाया, सोचा, बिल्कुल सही सोचा। वो अगुणित, द्विगुणित, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नहीं जानते थे, वो गुणसूत्र नहीं जानते थे, वो माइटोसिस, मियोसिस नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही। मियोसिस के आधार पर कही कि हर एक में 2 होते हैं, अपनी संतति में वो 1 देगा, और एक एक दोनों से प्राप्त करके संतति में भी पुनः जोड़ा बन जाए। तो ये जो चीजें थी, जोड़ी कारकों का सिद्धांत पहला कारक, मतलब सामान्य क्रॉस करके F1 पीढ़ी तक ही उनको ये चीज नजर आ गई। ठीक है, जोड़ी कारकों के सिद्धांत को हालांकि बाद में सार्वत्रिक नियम में नहीं बदला गया, क्योंकि ये कथन जरूर है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति में सारे जीव डिप्लॉइड नहीं है। जो डिप्लॉइड जीव होंगे वहीं तो जोड़ी कारक चलेगा, बट जीव तो हैप्लॉइड भी होते हैं, वहां एक ही कारक होता है। इसलिए इस चीज को हम नियम में नहीं बदलेंगे। ये एक प्रमुख सिद्धांत है, पर नियम नहीं कहा गया। अब आप देखिए, मेंडल ने अपने F1 पीढ़ी को देख करके ही F1 तक आते आते एक तो कारक होते हैं, ये पता चल गया। अब देखो, यही उनको एक निष्कर्ष और मिला कि उन्होंने कहा था मैंने शुद्ध लंबा पौधा लिया है, तो लंबा पौधा लंबेपन का ही कारक देगा, क्योंकि वो शुद्ध है। बोना भी शुद्ध लिया तो ये बोनेपन के कारक देगा। यहाँ मेंडल को एक आश्चर्य और हुआ कि जब F1 पीढ़ी को एक पेरेंट से लंबेपन का कारक और एक पेरेंट से बोनेपन का कारक मिल रहा है, यानी कि उसके पास तो विपर्यासी लक्षणों के कारक है ना, एक लंबे का एक बोने का, इसके बावजूद भी F1 पीढ़ी के पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे ही प्राप्त हुए, और बोने कारक का यहाँ कोई लक्षण नहीं देखा गया। ये उनके लिए एक नई बात और थी, और उनके इसी क्रॉस में उन्होंने जितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए सब में यही बात थी। तो उन्होंने देखा कि जब विपर्यासी लक्षणों के कारक वाले शुद्ध पैतरों का क्रॉस करते हैं और F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो F1 पीढ़ी में विपर्यासी लक्षणों में से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहां उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी केवल किसी एक पैतृक के समान होगी, न तो वो दोनों के मध्य की होगी, न वो दोनों के जैसी होगी। तो जो मिश्रित वंशानुगति चली आ रही थी उनको खारिज कर दिया कि F1 resembles any one of the parent, किसी एक पेरेंट के जैसा ही F1 दिखेगा, neither in between nor both of them, यानी कि ना तो उनके बीच का, कि ऐसा भी नहीं कि लंबे बोने का बीच का आ गया हो, और न ही दोनों के जैसा दिख रहा हो कि लंबा और बोना दोनों एक साथ दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं। ठीक है, और लक्षण का जो स्वरूप F1 पीढ़ी में दिखाई दिया वो प्रभावी स्वरूप कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ कारक तो दोनों हैं, और जो कारक दूसरे कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है वो प्रभावी हुआ। तो कैपिटल T वाला कारक अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है, ये प्रभावी हुआ, और बोनेपन वाला अप्रभावी हुआ। तो ये मेंडल का दूसरा निष्कर्ष था जो उन्हें F1 पीढ़ी पर ही दिखाई दिया, और इसे हमने प्रभाविता का सिद्धांत कहा। समझ में आ गई बात? तो हम प्रभाविता के सिद्धांत के कथन को देखें, क्या कहा गया इसके अंदर। ठीक है, दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का सिद्धांत।
प्रभाविता के सिद्धांत में साफ साफ कहा गया कि जब विपर्यासी लक्षणों वाले दो शुद्ध पैतृकों का संकरण किया जाता है तो इनकी F1 संतति में दोनों में से कोई एक पैतृक का ही लक्षण दिखाई देता है। अर्थात F1 संतति न तो दोनों के मध्य की होती हैं और न ही दोनों के समान होती हैं। ठीक है, लक्षण का जो स्वरूप F1 संतति में दिखाई देता है उसे प्रभावी डोमिनेंट कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी रिसेसिव कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक नई चीज और बताई कि जो विभिन्न आनुवंशिक लक्षण हैं और लक्षणों के जो विभिन्न रूप हैं, ये सारे रूप एक ही स्तर के नहीं है, इनमें से कोई प्रभावी हो सकता है और कोई अप्रभावी भी हो सकता है। तो प्रभाविता का ये सिद्धांत दिया गया। मेंडल के बाद मेंडल के निष्कर्षों, मैंने आपको बताया था मेंडल के निष्कर्षों का ज्यादा विस्तृत विवेचन या विश्लेषण कोरेंस ने किया। तो कोरेंस ने जब ये प्रभाविता पर बात देखी और मेंडल ने जितने क्रॉस किए थे सब में ये चीज नजर आती, तो कोरेंस को ये बात बड़ी यूनिक लगी और उन्होंने कहा कि ये तो सारे क्रॉस में दिख रहा है। तो उन्होंने इसको मेंडल का पहला नियम बना दिया, प्रभाविता का नियम। अब देखो, नियम कब कहते हैं किसी सिद्धांत को? जब नियम बनाते हैं अर्थात वो सार्वत्रिक रूप से लागू हो। अब उन्होंने नियम कह तो दिया शुरुआत में, फिर जब उन्होंने आगे अध्ययन किया, उन्होंने मिराबिलिस पर अध्ययन किया था, मक्का के पौधे पर अध्ययन किया, तो उन्हें ही कोरेंस को ही प्रभाविता के अंदर अपवाद मिलने लगी। कई बार बीज का लक्षण आ जा रहा है, कहीं कुछ और भी हो रहा है। प्रभाविता इस तरह से सार्वत्रिक नहीं हो सकती और उसके अपवाद मिलने लगे। ठीक है, फिर कोरेंस को एहसास हुआ कि हमने इसको नियम बना करके जल्दबाजी करी। कोरेंस ने इसे वापस नियम हटा दिया कि इसको सिद्धांति कहा जाए। बट प्रभाविता के नाम के साथ ये विवाद शुरू से चल रहा है। अब अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग, कुछ लोग आज भी इसको प्रभाविता का नियम ही बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी प्रभाविता का नियम ही लिखा है, लेकिन ध्यान रखें इनको बोलने में भले नियम बोल दिया जाता हो, लेकिन प्रभाविता को नियम में गिना नहीं जाता। जब नियम गिनते हैं तो पृथक्करण और अपव्यूहनी आएंगे, प्रभाविता नहीं आएंगी। अब कहीं लिखा हुआ है तो वो वैसे ही ग्रांटेड चला आ रहा है जो लिख देते हैं, बट नियम वास्तव में है नहीं, इसके अपवाद बहुत हैं। तो ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इस चीज को ध्यान रखें कि ये यूनिवर्सल नहीं है और इसके कई अपवाद है, जिसमें से दो प्रमुख अपवाद के नाम में लिख रहा हूँ, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता को डोमिनेंस। इन दोनों के बारे में हम मेंडल के प्रयोग के बाद पढ़ेंगे, लेकिन ये दो प्रक्रियाएं हैं जिसमें से अपूर्ण प्रभाविता कोरेंस ने खोजी थी। तो कोरेंस को ही बाद में मिल गया कि कई अपवाद होंगे इसके अंदर, इसलिए हम इसको नियम ना कहें। अब अगर प्रभाविता में कहीं नियम लिखा भी है तो लिखने में लिख दिया जाता है, वो ग्रांटेड मानते हैं। बाकी अदरवाइज जब नियम गिने जाएंगे, बहुत सालों पहले इवन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मेंडल ने नियम कितने, तो नियम 2 ही है जिसमें प्रभाविता नहीं है। ठीक है, तो प्रभाविता को नियम नहीं मानते हैं, कहीं लिखा भी है तो हमें उसको इग्नोर करना है। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो मेंडल के F1 पीढ़ी पर ही दिखाई दे गया। इस प्रभाविता का फायदा जरूर है, नियम तो चलो नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है, लेकिन फायदा है। फायदा ये है कि लक्षण के विभिन्न स्वरूपों में कोई एक अगर प्रभावी है तो आमतौर पर ये प्रभावी वो होता है जो इन सारे स्वरूप में सर्वोच्च और सबसे बेस्ट हो। और प्रभाविता होने का फायदा ये है कि अगर मान लो अलग अलग प्रकार के एलील भी हैं तो जो सबसे अच्छा स्वरूप होगा वही आएगा। तो इसीलिए कई बार जीव में हानिकारक अलील होते हुए भी लक्षण हानिकारक नहीं आएगा अगर दूसरा अलील अच्छा वाला उसके साथ है और वो विषम युग्मी है। तो विषम युग्मी अवस्था में अप्रभावी अलील रहता है लेकिन दिखता नहीं है। ये प्रभाविता होती है जिसका वजह से प्रभावी और अच्छे लक्षण पहले आएंगे, तो इसका फायदा है। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में ही F1 पीढ़ी तक आप देखिए मेंडल को 2 चीजें मिल गई, जोड़ी कारकों का सिद्धांत, प्रभाविता का सिद्धांत। अब मेंडल ने अपने इस F1 से जब F2 पर आगे बढ़े, अपने क्रॉस को और आगे देखा कि F1 पीढ़ी वाले चलिए सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, फिर जब इन लंबों को उन्होंने स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, यहाँ उन्हें और आश्चर्य हुआ कि F2 में 25% पौधे कैसे निकले, बोने। ठीक है, और जबकि यहाँ सारे लंबे थे। अब मेंडल ये तो समझ रहे कि ये जो सारे लंबे हैं इसके पास लंबेपन और बोनेपन दोनों का कारक है। यहाँ तो सारे लंबे दिखे, लेकिन जब आगे गए तो 75% लंबे और 25% बोने आ गए। तब मेंडल ने सोचा कि ये बोने तो तभी आएंगे ना जब कहीं ना कहीं, इसका मतलब लंबे और बोने के ये कारक अलग हुए होंगे। जब तक ये जोड़ा अलग नहीं होगा तो बोना तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बोने वाला कारक जब तक लंबे के कारक के साथ है तो प्रभाविता के आधार पर लंबा ही आएगा। और बोना कब आएगा, जब दोनों ही बोने के कारक साथ आए।
तब उनको लगा कि इसका मतलब F1 से F2 पीढ़ी में, देखिए मेंडल मियोसिस नहीं जानते थे, युग्मक निर्माण वगैरह उनको ज्यादा पता नहीं था कुछ, ठीक है। तो मेंडल ने यह अंदाजा लगाया कि F1 से F2 पर जब गए तो उस समय ये जोड़ी कारक स्वतंत्र रूप से अलग हो गया, स्वतंत्र रूप से अलग हो गया, कोई एक कारक ही एक युग्मक में गया, और इसीलिए यहाँ दो प्रकार की गैमेट बने, एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, ये स्वतंत्र रूप से पृथक हो गए। फिर उसके बाद रैंडम निषेचन होता है तो 25% बोने भी मिले। F2 पीढ़ी में 25% बोने का आना ये स्पष्ट करता है F1 से F2 के दौरान युग्मक निर्माण के समय दोनों अलील पृथक हो गए। अगर ये पृथक नहीं हुए होते तो कभी बोने नहीं आते। मेंडल ने जब ये बात उस समय कही, ठीक है, लोगों ने थोड़ा कम समझ में आया, कारण मियोसिस को नहीं जानते। आज हमें मियोसिस को अप्लाई करो तो हमें पता है गैमेट बनेंगे तो मियोसिस होगा तो आद्यादि बने, ये उस समय नहीं मालूम। मेंडल की इस निष्कर्ष को कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय जोड़ी कारक स्वतंत्र रूप से युग्मकों में पृथक हो जाता है, मेंडल के इस निष्कर्ष को कोरेंस ने मेंडल का पहला नियम बनाया, क्योंकि ये हर जगह लागू होता हुआ दिखा और इसमें कोई अपवाद भी नहीं मिला। और इस तरह से जो तीसरा निष्कर्ष था, इसी को मेंडल का पहला नियम कहा गया, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक में जब ये अलग हो गए तो युग्मक में एक ही अलील गया, और एक अलील गया तो सीधी सी बात है युग्मक तो हमेशा शुद्ध होगा, शुद्धता तब आएगी जब दो होंगे, ठीक है। तो ये युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है, पृथक्करण का नियम भी कहलाता है, और ये स्वतंत्र रूप से पृथक होने की वजह से युग्मक शुद्ध होते हैं। समझ में आ गई बात। तो F1 से F2 पर जाने पर जब बोने दिखाई दिए तब उन्हें लगा कि ये जोड़ी कारक अलग भी होते हैं और युग्मकों में स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और हमेशा होते हैं, इसलिए ये नियम के रूप में कहा गया। तो हमें मेंडल का यहाँ पर एक और अगला नियम मिलता है प्रभाविता के बाद में, पृथक्करण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये मेंडल का प्रथम नियम कहा जाता है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। जब किसी लक्षण के विपर्यासी स्वरूप के कारक F1 विषमयुग्मी में साथ आते हैं, F1 विषमयुग्मी पीढ़ी में ये जब एक साथ आते हैं और पूरी पीढ़ी साथ बने रहते हैं, ये पूरी पीढ़ी साथ रहे कि एक लंबेपन का एक बोनेपन का कारक, और यहाँ पौधा लंबा बना, बोनेपन ने अपना लक्षण नहीं दिखाया, फिर भी बोनापन यहाँ पूरी पीढ़ी रहा और उसने अपना वजूद बनाए रखा, और जब उससे अगली पीढ़ी का निर्माण हुआ तो ये स्वतंत्र रूप से अलग हो गए और आगे जहां उसको मौका मिला उसने बोना बना भी दिया। तो पूरी पीढ़ी साथ रहते हैं तो भी वे एक दूसरे को प्रभावित या संक्रमित नहीं करते हैं, और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तथा युग्मक में कोई एक ही कारक जाता है, अर्थात युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, युग्मक में एक ही जाता है, इसको युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं, पृथक्करण भी कहते हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाना और एक ही एक गैमेट में जाना, इस कार्य को ही क्या बोलते हैं, पृथक्करण, इनको पृथक। आज हमें पता है कि पृथक्करण तो होना ही है जब मियोसिस होगा। पृथक्करण तब तक लोगों की समझ में नहीं आया जब तक मियोसिस नहीं खोजा जा सका। मेंडल ने तो स्पष्ट मियोसिस नहीं जानते हुए बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ये पृथक होंगे और गैमेट में एक ही जाएगा। आज तो हमें बहुत स्पष्ट पता है। अगर मैं अब इतनी लंबी परिभाषा न बोल के, ये तो मेंडल के तरीके से हमने लिखा है, साधारण शब्दों में बात करना चाहूं तो पृथक्करण किसके पृथक होने को बता रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम जानते हैं ये किस प्रकार के जीन हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी अलीलिक जीन, अलीलिक क्यों है, समान एक ही अल्फाबेट से लिखा है टी टी, और ये अलीलिक जीन एक ही लक्षण के दो स्वरूप है। तो इसका मतलब मैं अगर इस सारी चीज को एक लाइन में समझाना चाहूं तो पृथक्करण किसे कहेंगे कि युग्मक निर्माण के समय अलीलिक जीन का स्वतंत्र रूप से पृथक होना पृथक्करण कहलाएगा। अलीलिक जीन का इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन, युग्मक निर्माण के समय अलीलिक जीन का एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होकर केवल एक ही एक गैमेट में जाने का ये कार्य पृथक्करण कहलाएगा। और ये सारा का सारा कार्य मियोसिस पर आधारित है और इसीलिए बिल्कुल सार्वत्रिक रूप से चलेगा, ठीक है। तो पृथक्करण की अगर हमें एक सामान्य से परिभाषा और सीधे साधे शब्दों में लिखें, अर्थात युग्मक निर्माण के समय अलीलिक जीन का स्वतंत्र रूप से अलग होना ही पृथक्करण कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना, अलीलिक जीन का पृथक होना, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का
पृथक होना, यही सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन या पृथक्करण का ये कार्य किस पर आधारित रहेगा? ये मियोसिस पर आधारित, क्योंकि गैमेट बन रहे हैं यानी कि मियोसिस। अब देखो मियोसिस लगभग हर जीव में हर बार जब जब गैमेट बनेगा तब तब होगा, क्योंकि मियोसिस हर बार होता है और ढंग से ही होता है, तो इसमें हमें कोई अपवाद नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ हमसे यह पूछा जाता है कि मियोसिस में भी कौन सी अवस्था में आपको ये एलीलिक जीन पृथक होते हुए दिखते हैं। ये कोई क्वेश्चन आता है कि मियोसिस की कौन सी अवस्था में एलीलिक जीन का पृथक्करण होता है, तो हम ये अवस्था भी निकाल सकते हैं। हमें एलीलिक जीन को पृथक करना है। एलीलिक जीन कहाँ होते हैं? अगर हम देखें मियोसिस में हमें जीन थोड़ी दिखेंगे, मियोसिस में गुणसूत्र दिखते हैं, तो एलीलिक जीन कहाँ होते हैं? तो हमने आपको बताया था एलीलिक जीन समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर होंगे। एलील की परिभाषा यही तो थी। तो एलीलिक जीन समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर है। और अगर आप एलीलिक जीन को पृथक करना चाह रहे हैं तो वास्तव में आपको किसको पृथक करना है? समजात गुणसूत्र को पृथक करना है। तो समजात गुणसूत्र जोड़ा जब पृथक हो रहा होगा उसी टाइम एलीलिक जीन भी अलग हो रहा होंगे, उसी टाइम सेग्रीगेशन हो रहा होगा। तो अब जरा मियोसिस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मियोसिस में हम बताते हैं कि प्रोफेज में भी 5 स्टेप होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 है। मियोसिस भी 1 और 2 में होता है। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और मियोसिस 2 में भी। मियोसिस 2 तो माइटोसिस के समान है। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है? पहले समजात जोड़े एक दूसरे के सामने आकर के युग्मन करते हैं। ठीक है, युग्मन का ये कार्य जो होता है ये कब होता है? लेप्टोटीन में तो धागे जैसे दिखने लगते हैं। जाइगोटीन में वो युग्मन करते हैं और पूरे प्रोफेस वो युग्मित ही रहते हैं फिर, और ऐसा कैसा युग्म ही फिर वो मेटाफेज में जाके मेटाफेजिक प्लेट पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज में आपको समजात गुणसूत्र ऑलमोस्ट आमने सामने ही मिलेंगे युग्म में, और ऐसा कैसा युग्म जाके मेटाफेज पे जमा हो जाता है। तो अगर आप देखें तो वैसे ये तो सिंगल बनाए हैं। मेटाफेज की अवस्था में अगर बनाता हूँ तो मेटाफेजिक अवस्था में गुणसूत्र इस तरह से प्लेट के रूप में जमा होंगे ऐसे, और ये स्पिंडल तंतु लग गए। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये मान लीजिए कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी हो गया, ये डबल हो जाएगा। ये तो सामान्य गुणसूत्र है, लेकिन हमने कहा ना कि सेल डिवीजन में ऐसा अवस्था के बाद में गुणसूत्र डबल हो जाता है, तो ये डबल दिखेगा, एनाफेज में जाके अलग होंगे। तो ये जो अवस्था आई पूरी, तो ये अवस्था कौन सी रही? समजात गुणसूत्र या तो जोड़े में और मेटाफेज की इस प्लेट पर जमे हुए हैं, सॉरी मेटाफेजिक प्लेट पर, तो ये तो मेटाफेज है। ठीक है, मेटाफेज 1 में क्या समजात जोड़े अलग हुए? तो नहीं हुए। मेटाफेज के बाद अगली अवस्था क्या आएगी? एनाफेज। अब ये स्पिंडल तंतु जो लगे, अब ये इनको अलग अलग ले जाएंगे, तो स्पिंडल तंतुओं की मदद से ये गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना शुरू करते हैं, ऐसे ये जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस की ये जो अवस्था है वास्तव में इस समय आप देखिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस पर ये कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था। तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होता हुआ कब दिखा? मेटाफेज ने। ये अवस्था कौन सी है? ये है एनाफेज। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में मियोसिस की भी कौन सी अवस्था में? एनाफेज 1 में ये समजात गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी अलग हो जाएंगे। तो समजात गुणसूत्रों का पृथक होना और एलीलिक जीन का पृथक होना एक ही बात होगी। गुणसूत्र के हिसाब से समजात गुणसूत्र, और जब समजात गुणसूत्र अलग होंगे उसी टाइम एलीलिक जीन भी अलग होंगे। तब आपसे पूछा जाए कि मियोसिस की कौन सी अवस्था में सेग्रीगेशन होता है, तो कौन सी अवस्था कहनी है? एनाफेज 1। कोई ये पूछे कि साहब ये टी जो दोनों इधर गए ये भी कभी अलग होंगे क्या? ये और भी अलग होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग कहाँ हो गए? एनाफेज 1 सेग्रीगेशन। अब ये जो 2 टी एक साथ जा रही है एनाफेज 2, एक और होता है ना मियोसिस में दूसरा डिवीजन, वहां अलग होंगे, लेकिन सेग्रीगेशन इसको कहें। और इवन मियोसिस में इस कार्य को एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्रों के पृथक होने के इस कार्य को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डिसजंक्शन। ये और ध्यान रखना है, डिसजंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए डिसजंक्शन तो हम कोशिका विभाजन के आधार पर बोलते हैं, तो जो कार्य कोशिका विभाजन में डिसजंक्शन है यही कार्य जेनेटिक्स में सेग्रीगेशन है। और डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन दोनों जो हैं ये एक ही कार्य है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में बोला जा रहा है। कोशिका के आधार पर बात करेंगे तो समजात गुणसूत्रों का एनाफेज 1 में पृथक होना डिसजंक्शन। जेनेटिक्स के आधार पर बात करेंगे तो एलीलिक जीन का एक दूसरे से पृथक होना सेग्रीगेशन।
और जब डिसजंक्शन हो रहा है तो सेग्रीगेशन भी हो रहा है। जीन के संदर्भ में बात करोगे तो सेग्रीगेशन, और गुणसूत्र के संदर्भ में बात करोगे तो डिसजंक्शन। समझ में आ गई बात? तो डिसजंक्शन गुणसूत्र के पृथक्करण को कहेंगे और अलीलिक जीन के पृथक्करण को सेग्रीगेशन कहेंगे। तो ये चीज हमेशा होती है और इसलिए ये सार्वत्रिक रूप से चलता है। अब एक विरल अपवाद सिर्फ इतना सा है कि कभी कभार बहुत विरल रूप से ये जो समझात जोड़ा है गलती से कभी एक तरफ का मान लो स्पिंडल ढंग से नहीं लग पाया, होता है कभी, बहुत रेयर, इधर का स्पिंडल जुड़ा नहीं ढंग से, तो फिर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाते हैं और ऐसे में डिसजंक्शन फेल हो जाता है। विरल रूप से, अत्यंत विरल रूप से कभी कभी डिसजंक्शन फेल हो जाता है अगर स्पिंडल तंतु ढंग से न जुड़ा हो। और जब डिसजंक्शन फेल हो गया, ये दोनों एक तरफ चले गए, तो एक गुणसूत्र ज्यादा चला गया उधर, तो ये असमान विभाजन हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक तरफ चले गए तो क्या पृथक्करण हुआ? पृथक्करण भी फेल हो गया। तो वैसे तो पृथक्करण सार्वत्रिक नियम है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई विरल अपवाद है क्या, तो एक अत्यंत विरल अपवाद है कि जब कभी डिसजंक्शन ना हो पाए किसी कारण से, स्पिंडल तंतु के कारण से, तो डिसजंक्शन फेल होने से सेग्रीगेशन भी फेल हो जाए। और डिसजंक्शन नहीं हो पाने को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, अवियोजन। ठीक है, और इसी वजह से एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है, कि पृथक्करण का नियम लगभग सार्वत्रिक, बिल्कुल सार्वत्रिक ही मानते हैं हम इसको। पूछा जाता है मेंडल का कौन सा नियम सबसे यूनिवर्सल है, तो पृथक्करण का नियम। ठीक है, एक विरल अपवाद है मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों में जो ये नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, केवल इस समय सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत विरल है, इसलिए पृथक्करण को हम लगभग क्या मानते हैं? यूनिवर्सल। समझ में आ गई बात? तो पृथक्करण क्या चीज है, मेंडल ने उसको कैसे देखा, फिर मियोसिस से इसका तुलना करनी है, मियोसिस में पृथक्करण का ये कार्य कहाँ हो रहा है, ये सारी बातें आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक और चीज लास्ट में आती है कि F2PD का जो परिणाम आया, आपने देखा F1 में केवल लंबे पौधे आए, F2 में लंबे और बौने दोनों आए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि F2PD में दोनों लक्षणों का पुनः प्रकट होना किसकी वजह से हुआ? ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी आता है कि F2PD में दोनों लक्षणों का 3:1 में आना किसकी वजह से हुआ? अब ये जो क्वेश्चन हमें अक्सर कंफ्यूज करता है, इसको समझ लें कि F2PD में अगर सिर्फ आपको कोई रेशो नहीं बता रहा और कह रहा है F2PD में दोनों लक्षण पुनः प्रकट हो गए, लंबे भी आ गए, बौने भी आ गए, तो वो तो तभी आए जब वो अलग हुए, तो वो तो पृथक्करण की वजह से। लेकिन अगर वो स्पष्ट रूप से इस बात पे जोड़ दे कि F2PD में दोनों लक्षण 3:1 में आए, तो ध्यान रखना 3:1 तभी बनेगा जब प्रभाविता भी आएगी, क्योंकि 3 जो लंबे हैं उसमें 2 तो विषम युग्मी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो लंबे तब होंगे जब प्रभाविता होगी। तो ध्यान रखना F2PD में दोनों लक्षणों का पुनः प्रकट होना पृथक्करण के कारण, F2PD में दोनों लक्षणों का 3:1 में आना प्रभाविता एवं पृथक्करण दोनों के कारण। पृथक्करण तो हो ही होगा, प्रभाविता भी देंगे, और बल्कि ज्यादा अगर हमें पहली प्राथमिकता देनी हो तो प्रभाविता। रेशो अगर दिया है 3:1 तो प्रभाविता। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब पृथक्करण हो रहा हो और अगर प्रभाविता नहीं हो, जैसे मैंने कहा ना अपूर्ण प्रभाविता, यह अपवाद है। प्रभाविता अगर नहीं हो तो 3:1 नहीं आएगा, पृथक्करण हो और प्रभाविता नहीं हो तो 3:1 नहीं आता, फिर दूसरे रेशो आते हैं। इसलिए ये निष्कर्ष ध्यान रखिएगा कि F2PD में लक्षण के दोनों स्वरूप का पुनः प्रकट होना ये सेग्रीगेशन के कारण है। जब तक कोई रेशो नहीं दे रहा तब तक तो सेग्रीगेशन है, भाई वो अलग हुए तभी तो दोनों आ गए। लेकिन ये कहा जाए कि F2PD में दोनों स्वरूप का 3:1 में पृथक होना, तो फिर ये प्रभाविता के कारण है, प्रभाविता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि पृथक्करण का कोई रोल नहीं है, पृथक्करण भी है, लेकिन हम यहाँ प्राथमिकता किसको देंगे? प्रभाविता। 3:1 में दोनों आ रहे हैं तो पृथक्करण प्रभाविता दोनों है, लेकिन प्रभाविता को पहले रखना है। रेशो के आधार पर जब बात करेंगे तो प्रभाविता। केवल ये कहा कि दोनों आ गए तो सिंपल सर सेग्रीगेशन, पृथक्करण, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज हमें बतानी पड़ सकती है। तो ये मेंडल के कुल मिलाकर 3 निष्कर्ष थे। हालांकि ये 3 निष्कर्ष 3 सिद्धांत कहे जाते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, मेंडल के केस में ये 3 निष्कर्ष भी बोले जाते हैं और आजकल उच्च लेवल पर जाकर 3 के बजाय आप 2 ही निष्कर्ष कर देते हैं और मेंडल के जोड़ी कारकों के सिद्धांत को प्रभाविता में मिला देते हैं। एनसीईआरटी ने इसीलिए 2 ही निष्कर्ष दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और प्रभाविता में ही उन्होंने जोड़ी कारक मिला दिया।
आपको भी ध्यान रखना है। कई बार एनसीईआरटी आधार पर क्वेश्चन भी आता है, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन भी आपको, जो एआईपीएमटी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बनाया है, और वो हमसे हो गई तभी जब हम ये मान के चले कि जोड़ी कारक को प्रभाविता में रख सकते हैं। तो वैसे तो 3 निष्कर्ष हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इनको 2 भी कर सकते हो और जोड़ी कारक प्रभाविता को एक साथ मिला सकते हो। समझ गए? तो 2 भी कह दिए जाते हैं, प्रभाविता, पृथक्करण। एनसीईआरटी में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आसान भाषा में, और उसके निष्कर्ष भी दिए। एनसीईआरटी में देखिए ये सारी चीजें कैसे दे रखी, जरा मैं आपको वहां भी समझा दूं। तो ये आपका मैंने एनसीईआरटी खोला है। एनसीईआरटी में देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत आगे से इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि यूं मानिए ये पेज संख्या 79 दिख रहा है, ये 79 पेज। अब यहाँ लिख रखा एक जीन की वंशानुगति, पेज नंबर 70। अब ये बहुत सारी थ्योरी लिखी है, इसी में उन्होंने क्रॉस कैसे करना वही सारी चीज बता रखी है, इमेस्कुलेशन बैगिंग वाला और क्रॉस करने के तरीके, और इसी को बहुत थ्योरी में लिख रखा। बीच में अलील की परिभाषा, समयुग्मी विषय, मतलब टर्मिनोलॉजी भी इसी में आ रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ये देखिए इस तरह से दिखा रखा, लंबे बोने के क्रॉस, तो आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, ये पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को साथ साथ ही इन्होंने टर्मिनोलॉजी भी समझा दी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, अलील वगैरह सारी चीजें। ठीक है, ये पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखा रखा है ये सारा, तो इसको आप ढंग से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्होंने बीच में जो है परीक्षण क्रॉस दे दिया है। ये परीक्षणार्थ कोर्स में भी आगे बताऊंगा मेंडल में कि मोनो हाइब्रिड के साथ ही उन्होंने दे दिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बीच का पार्ट आपका आएगा। उसके बाद आप देखिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष दे दिए उन्होंने। ठीक है, कि पो नेटवर्क का प्रयोग करके ये सारा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक संकर प्रयोग प्रेक्षकों का आधार बनाकर मेंडल ने इन वंशानुगतियों संबंधी अपनी समझ के सार रूप में 2 प्रस्ताव, 2 निष्कर्ष दिए। यहाँ तो नियम दे रखा प्रभाविता को भी, लेकिन मैंने आपको बताया प्रभाविता को नियम नहीं कहते हैं, इनका जरूर कहना है कि 2 नियम दिए गए। ठीक है, प्रथम तो प्रभाविता और दूसरा वियोजन या विसंयोजन यानी कि सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अब जैसे प्रभाविता का नियम जो दिया है, अब आप उसमें देखो लक्षणों का निर्धारण कारक नाम की विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। अब ये जोड़ी कारक कैसे, देखिए कारक जोड़े में होते हैं। ठीक है, ये पहले जो 2 कथन है ये तो जोड़ी कारक के हैं, लेकिन इसको हम प्रभाविता में रख सकते हैं। फिर तीसरा दिया, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। 2 असमान जोड़े हैं, 2 समान कारक है, तो एक दूसरे पर प्रभावी होगा, अर्थात एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी कारक होता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना और F1 में दोनों लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के आधार पर समझा जा सकता है कि F1 में एक ही आया, बीच का भी नहीं आया, प्रभाविता से समझा जा सकता है। F2 में दोनों आए और लिखा है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 क्यों पाया जाता है। F2 में दोनों लक्षण 3:1 में ही क्यों आते हैं, तो ये प्रभाविता से समझा पाएंगे। मैंने ये तो कहा कि जब रेशो दिया जाए तो प्रभाविता देना, प्रभाविता के आधार पर समझ पाएंगे कि 3:1 में दोनों क्यों आते हैं। ठीक है, फिर विसंयोजन यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, पृथक्करण का नियम। यह नियम या इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते, मतलब मिश्रित नहीं होते, और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। मैंने कहा F2 में दोनों लक्षण पुनः आ गए, अगर इतनी सी बात कह रहा है तो पृथक्करण है। ठीक है, भले ही F1 पीढ़ी में, अगले पेज पर आए, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। जनकों में दोनों अलील हैं, F1 में भी एक प्रकट नहीं हो पाता है। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं, कारकों का जोड़ा विसंयोजित हो जाता है युग्मक निर्माण के समय, और युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है, एक कारक युग्मक को मिलता है। समयुग्मी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होंगे। अब समयुग्मी से अगर युग्मक बनाओगे तो एक ही प्रकार के बनेंगे। ठीक है, जबकि विषम युग्मी जनक से 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिसमें समान अनुपात में एक अलील। समयुग्मी होगा तो एक तरह का गैमेट बनेगा, विषम युग्मी में 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, 50-50%। तो ये जो सारी चीजें दी हैं, ये तो बाद में दूसरा टॉपिक आ गया। ये पूरा मेंडल के निष्कर्ष और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में दिया है, इसको आप एनसीईआरटी से भी अच्छी तरह से पढ़ लें। तो ये हमने आज मेंडल का पहला कार्य पढ़ा कि उन्होंने एक लक्षण का संकरण, एक लक्षण का क्रॉस समझाया, किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है, क्या उसके रिजल्ट रहेंगे, क्या उसके निष्कर्ष होंगे। 3 जो सिद्धांत है, जोड़ी कारक, प्रभाविता और पृथक्करण। अब हम इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अगले सेगमेंट में उसको लेंगे। थैंक यू।